अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटे जैसे आपसे पिछले सेशन में बात हुई थी पेपर गाइडलाइन के हवाले से, और जब मैं वहाँ पे एमसीक्यूज़ की बात कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे, उसको मैं चाहूँगा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। और अगर आपको पहले से बात मालूम है तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा, और जिन लोगों को कुछ बातें नहीं मालूम, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उम्मीद है, आई होप कि आपके थोड़े से प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस वीडियो लेक्चर के बाद सॉर्ट आउट हो जाए। तो बेटे सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ ना, आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव्स का। ठीक है, अब जाहिर सी बात है बेटा, टाइम इतना नहीं है कि मैं तफसील में जाऊँ कि डेरिवेटिव क्या होते हैं क्या नहीं होते। सिर्फ बहुत सारी बातें आप लोगों को माशाल्लाह मालूम ही होंगी डेरिवेटिव के हवाले से, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो डेरिवेटिव्स को सॉल्व करने में मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी है वो आम तौर पे बच्चों को होती ही उस वक्त है कि जब डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज ही याद नहीं होते। डेरिवेटिव के जब तक बेसिक फार्मूलाज आपको याद नहीं होंगे बेटे, आपको मालूम है कि आप डिफरेंशिएट किसी भी वैल्यू को नहीं करवा सकते, ख़ास तौर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो इतना तो देखो, आप सब लोगों को आइडिया है कि अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि d/dx कैलकुलेट करवाओ x टू दी पावर n का, तो आप ये सब लोग जानते हैं कि पहले पावर नीचे आएगी, फिर बेस लिखा जाएगा, फिर पावर में से 1 माइनस करवाएंगे, और उसके बाद फिर d/dx लिखेंगे, और जो सिर्फ किस पर अप्लाई होगा, इस बेस पर अप्लाई होगा। आप सब जानते हैं कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू सिर्फ क्या बच जाएगी, nx टू दी पावर n-1। अच्छा, अब ये एक डिबेटेबल बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कैंसिल नहीं होगा लेकिन इसकी वैल्यू 1 होगी। ये कैंसिल होने से ही इसकी वैल्यू 1 होती है, बट मैं तफसील में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ आपको कि आप ये सब बात जानते होंगे कि अगर d/dx x पर अप्लाई किया जाए तो ये आंसर बन जाता है dx अपॉन dx। dx अपॉन dx कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा 1। और बेटे अगर आपसे बोला जाए कि आप d/dx अप्लाई करो y पर, तो आप इन दोनों को जब मिला के लिखोगे dy डिवाइडेड बाय dx, तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो जो सिंबल होता है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू का सिंबल होता है, और ये जो सिंबल होता है ये विद रिस्पेक्ट टू नहीं है, ये डिवाइड का सिंबल है। जब हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं ना, जब डेरिवेटिव अप्लाई किया होता है, तो ये पूरा एक सिंबल दिया हुआ है आपको, जिसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं। जब ये सिंबल इस एक्स पर अप्लाई हो रहा होता है तो उसको पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू, लेकिन जब ये सिंबल इस एक्स पर अप्लाई हो जाएगा ना, तो फिर ये विद रिस्पेक्ट टू नहीं होगा, फिर ये डिवाइड बन जाता है। तो डिफरेंशिएट करने से पहले ये विद रिस्पेक्ट टू है, और आफ्टर डिफरेंशिएटिंग ये डिवाइड का सिंबल है, तभी तो कटेगा, तभी तो उसकी वैल्यू 1 होगी। वाई को डिफरेंशिएट करने से पहले ये पढ़ा जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जब आप y का डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो जो आंसर आएगा उसे पढ़ा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x, ना कि dy। तभी तो याद है आपको, शॉर्ट में पढ़ देते हैं dy/dx, तो dy बाय, ये बाय क्या, डिवाइड ही तो है। तो डिफरेंशिएट करने से पहले ये विद रिस्पेक्ट टू होता है, और डिफरेंशिएट करने के बाद ये डिवाइड बन जाता है। तो देखो, डिफरेंशिएट करने से पहले ये विद रिस्पेक्ट टू था, और डिफरेंशिएट करने के बाद ये डिवाइड बन गया, कैंसिल होकर 1 हो गया। ये डिवाइड बन गया बट कैंसिल नहीं हुआ। तो ये बात आप सब जानते हैं बेटे कि इस तरह के जो पावर फंक्शन होते हैं ना, इसको पावर रूल भी कहते हैं, पावर फंक्शन भी कहते हैं। इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास होगा वो ऐसे होता है, d/dx ऑफ, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, ये बेस होगा और बेस पर कोई पावर आपको दे दी जाएगी। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटे, अगर बेस पर कोई पावर आपको दी जाए और इसको आपको डिफरेंशिएट करना हो, तो आप सब जानते हैं सबसे पहले पावर नीचे आ जाएगी, फिर बराबर में बेस एज इट इज़ आ जाएगा, फिर आप सब जानते हैं कि पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, और फिर d/dx। कौन सा d/dx? ये वाला d/dx। ये d/dx किस में लगेगा? बेस पर लगेगा। अब अगर बेस में भी x है और नीचे dx है तो वो कैंसिल हो जाएगा, और अगर बेस में y है नीचे x है तो वो कैंसिल नहीं होगा। बिल्कुल इस तरह से कि जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप d/dx कैलकुलेट करवाओ x टू दी पावर 5 का, तो यहाँ पर क्या काम होगा बेटे, पहले पावर नीचे आ जाएगी, फिर बेस एज इट इज़ रहेगा, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, और d/dx किस पर लगेगा, सिर्फ बेस पर लगेगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा 5x टू दी पावर 4। और अगर यही सवाल बेटे आपको ऐसे दे दिया जाए कि d/dx निकालो y टू दी पावर 5 का, तो मुझे बताओ क्या होगा, पावर नीचे आ जाएगी, बेस एज इट इज़ रहेगा, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, और अब जब तुम d/dx y पर लगाओगे तो बेटे वो कैंसिल नहीं हो पाएगा, बल्कि ये d/dx ऑफ y मिलके क्या बन जाएगा, dy/dx। तो ये जनरल बेसिक जो डिफरेंशिएशन है,
आई होप कि आपको ये सब चीज़ें तो मालूम होंगी। फिर भी अगर आप इसको नोट करना चाहें तो वीडियो लेक्चर पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनिएगा बेटा। तो मैं बात कर रहा था बेसिकली आपसे कि डेरिवेटिव में सबसे ज़्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव याद करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं कोशिश आपको करता हूँ कि आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊँ कि जिससे आपको डिफरेंशिएशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है कम से कम वो तो समझ में आ जाए। तो ये तो अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव आपको याद किस टेक्निक के थ्रू करना है वो टेक्निक समझो ज़रा बेटे। उस टेक्निक के हवाले से तरतीब सुनना बेटे। सबसे पहले d/dx ऑफ साइन एक्स, फिर d/dx ऑफ कॉस एक्स, फिर d/dx ऑफ tan x। आप सबको पता है बेटे तीन ही तो बेसिक फंक्शन है, तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक साइन, एक कॉस और एक tan, और बाकी सब उनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो जो मैं टेक्निक अभी आपको याद करवाने जा रहा हूँ ना, वो टेक्निक आप इस तरह समझेंगे कि सबसे पहले आप लिखेंगे साइन, कॉस और tan। अब आखिर में आपने क्या लिखा, tan लिखा ना, तो अब tan का रेसिप्रोकल से शुरू करना, यानी d/dx ऑफ tan का रेसिप्रोकल कॉट, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट कॉस लिखा था, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो गया, और फिर सबसे पहले क्या लिखा था, साइन लिखा था, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक एक्स। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स हैं, इनको लिखना कैसे है, पहले साइन लिखना है, फिर कॉस लिखना है, फिर tan लिखना है, फिर स्टार्टिंग पे नहीं आना, आखिर से ही आना, tan का उलट कॉट, कॉस का उलट सेक, और फिर आखिर में जो पहला था उसका रेसिप्रोकल, यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। तरतीब याद रहेगी, दोबारा रिपीट कर दूं, पहले साइन, फिर कॉस, फिर tan का उलट कॉट, कॉस का उलट सेक और साइन का उलट कोसेक। अब ये डेरिवेटिव की लिस्ट बनाने का सबसे आसान तरीका देखना बेटे, बहुत ध्यान से। सबसे पहले देखो क्या काम कर रहा है, पहले साइन का फैसला कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अरे यस, क्या हुआ, पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। या तो ऐसे याद रख लो, या तुम्हें होपफुली कि जहाँ जहाँ भी आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, सभी माशाल्लाह अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हो सकता है आपको किसी ने बताया हो कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं उन सब के डेरिवेटिव में माइनस साइन ज़रूर आता है। तो जो सी से स्टार्ट होगा डेरिवेटिव माइनस में होगा, ये सी से स्टार्ट हो रहा है डेरिवेटिव माइनस में आएगा, ये सी से स्टार्ट हो रहा है डेरिवेटिव माइनस में आएगा। तो जो सी से स्टार्ट होते हैं उनके आंसर में माइनस साइन ज़रूर आता है, या तो ऐसे याद रख लो या फिर तरतीब याद रख लो कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ध्यान से बात सुनिएगा, आम तौर पे बेटे शुरू के जो दो फंक्शंस होते हैं ना, उसके डेरिवेटिव तो सब लोगों को याद ही होते हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो इन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव तो तुम याद ही कर लो कि साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। फिर दरमियान में मिडिल में जो दो नंबर्स आ रहे हैं, इन मिडिल नंबर्स को आप एज इट इज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और फिर इन पर मैं ऐसा ब्रैकेट बना रहा हूँ। अब ध्यान से बात सुनना बेटे, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया। मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 में से अगर इन दोनों की पोजीशन देखें तो ये दोनों पोजीशन इन दोनों और इन दोनों के बीच में आ रही है, यानी tan और cot एग्जैक्ट बीच में है ना। तो याद रखना जो फंक्शन मिडिल में होंगे ना उनके डेरिवेटिव में भी स्क्वायर आएगा और इस पर भी स्क्वायर आएगा, यानी tan का डेरिवेटिव जो भी आएगा वो स्क्वायर फॉर्म में आएगा, cot का डेरिवेटिव जो भी होगा वो स्क्वायर फॉर्म में आएगा। तो पहला काम क्या किया, साइन कॉस tan, tan का उलट cot, cos का उलट sec, साइन का उलट कोसेक। पहला कॉस फिर साइन, फिर जो दरमियान के नंबर्स आ रहे हैं tan और cot, उन दोनों पर आपने स्क्वायर लगा दिया। क्लियर हो गई बात ये। अब तुम देखो मैं इसको फिलअप कैसे कर रहा हूँ, बहुत एहतियात से सुनिएगा। शायद आपको बेटे सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगे, बट यकीन करें एक बार दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपकी जान छूट जाएगी डेरिवेटिव से एटलीस्ट। अब सुनना मेरी बात ध्यान से बेटे,
टेन का पर पावर तो स्क्वायर आएगी, कॉट पर पावर तो स्क्वायर आएगी, लेकिन टेन का डेरिवेटिव होगा क्या? टेन पर पावर क्या है? 2 है ना। तो 2 नंबर के बाद देख लो कि फंक्शन कौन सा लिखा हुआ है, यानी पावर 2 है तो पावर 2 का मतलब दूसरी पोजीशन, यहां से दूसरी पोजीशन पर देख लो क्या लिखा हुआ है। तो ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, तो दूसरी पोजीशन में कौन आया? सेक आया ना, तो यहां लिख दिया आपने सेक। नहीं समझे? दोबारा देखिए, कॉट के डेरिवेटिव में पावर क्या आ रही है? स्क्वायर आ रही है, तो स्क्वायर का मतलब 2, इसका मतलब यहां से दूसरी पोजीशन पर देख लो कौन लिखा हुआ है। तो यहां से दूसरी पोजीशन का मतलब ये पहली पोजीशन और ये दूसरी पोजीशन, तो बताएं दूसरी पोजीशन में कौन आ गया? कोसेक स्क्वायर एक्स। अरे यस, पहला साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, सेक और कोसेक। साइन का कॉस याद रख लो, कॉस का माइनस साइन याद रख लो, फिर दरमियान के इन दोनों पर, इस पर भी स्क्वायर, नीचे वाले पर भी स्क्वायर। अब टेन के आगे क्या लिखना है? तो 2 का मतलब इससे दूसरा फंक्शन, तो ये पहला, ये दूसरा, तो दूसरे में क्या लिखा हुआ है? सेक लिखा हुआ है, तो यहाँ सेक आ जाएगा। अब कॉट के डेरिवेटिव में स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर का मतलब दूसरा, मतलब ये पहला छोड़ दो, ये दूसरा, तो ये दूसरा आ गया। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, सेक और कोसेक में याद रखिएगा, सेक के डेरिवेटिव में सेक एक्स भी आएगा और कोसेक के डेरिवेटिव में कोसेक एक्स तो आएगा ही आएगा। मतलब ये याद करना है कि सेक पे सेक्स आना है, कोसेक में कोसेक भी आना है। इतना काम करने के बाद अब जो टेक्निक तुम टेन में लगा रहे थे ना कि पहला छोड़ के दूसरा लिख लो, जो टेक्निक तुम कॉट पे लगा रहे थे पहला छोड़ के दूसरा लिख लो, अब उल्टा चलो वापस। अब सेक के आगे क्या लिखना है? पहला छोड़ के दूसरा। बोलो पहला छोड़ के दूसरे बाद कौन आ रहा है? 10, तो यहां लिख दिया 10x। अब बताओ कोसेक पे आओ, कोसेक में भी वही टेक्निक अप्लाई करो, पहला छोड़ के दूसरा। बोलो पहला छोड़ के दूसरे में कौन आ रहा है? कॉट, यहां आ गया कॉट एक्स। अब एक बार सुकून से देख लीजिए इसको, और अगर प्रॉब्लम कोई है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके दोबारा से रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिएगा। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, तरतीब ये याद रखनी है कि पहला साइन, फिर कॉस, फिर टेन का उलट कॉट, कॉस का उलट सेक, साइन का उलट कोसेक, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर जो मिडिल में आ रहे हैं, मिडिल वालों पर स्क्वायर आएगा, इस पर भी स्क्वायर आएगा, तो जो मिडिल में आ रहे हैं, दरमियान में आ रहे हैं, उस दोनों फंक्शन के आंसर में स्क्वायर आएगा। साइन का कॉस याद रखना है, कॉस का साइन याद रखना है, फिर स्क्वायर से याद रखना है कि इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा? दूसरे नंबर पर मिलेगा। ये पहला छोड़ के दूसरा, ये आ गया दूसरा। कॉट का आंसर में स्क्वायर का मतलब दूसरा मिलेगा, पहला छोड़ के दूसरा। बोलो दूसरे में कौन? कोसेक स्क्वायर। सेक में सेक एक्स भी आएगा, कोसेक में कोसेक भी आएगा, लेकिन सेक के आगे क्या आएगा? तो वही काम करो, अब ऊपर चलो, पहला छोड़ के दूसरा, क्या? 10। अब कोसेक के डेरिवेटिव में दूसरा आएगा, तो पहला छोड़ के दूसरा, बोलो क्या? कॉट। आई होप के बेटे वैसे अगर डायरेक्ट ही याद कर ले तो यार बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक बात है कि जिसको बहुत ज़्यादा याद करने के बावजूद भी याद नहीं हो पा रहे, वो कम से कम ये डेरिवेटिव की लिस्ट पूरी याद रख ले। अब एग्जाम में मान लो एमसीक्यू में वो कोई एक भी अगर आपसे पूछ लेता है तो 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा बेटे आपको ये पूरा चार्ट बनाने में, और चार्ट बना के आप इसका डेरिवेटिव आसानी से निकाल लेंगे। पहली बात क्लियर हो गई है, इसको काइंडली नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब ज़रा दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आम तौर पे बेटे इस साल के लिए भी, और जैसा कि हर साल आपको मालूम ही है, इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव पूछे जाते हैं कि साइन इन्वर्स का बताओ, कॉस इन्वर्स का बताओ, टेन इन्वर्स का बताओ, कॉट इन्वर्स का बताओ, कोसेक इन्वर्स हो गया, सेक इन्वर्स हो गया। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, उन सब के डेरिवेटिव लिखने से पहले, डेरिवेटिव याद करने से पहले, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, ये बुनियादी बातें तो आपको याद है ना? कहीं लिखा हो अगर साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर कहीं लिखा हो बेटे कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक्स लगा दो, थीटा लगा दो, एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरह आप ये बात जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो होता है वो बराबर किसके होता है? सेक स्क्वायर एक्स के। तो बेटे बोलो खाली टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1 के, इस +1 को वहाँ भेज दो। फिर आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर किसके होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के। या अगर इसको एक्स की फॉर्म में लिख रहे हैं सबको, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होगा कोसेक स्क्वायर एक्स के। और बेटे सिर्फ कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? तो सिर्फ और सिर्फ कॉट स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स -1।
तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाने से पहले, इंशाल्लाह भी मैं करवाता हूँ आपको, वो करवाने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि वो चीज़ जो पेपर में आमतौर पे लाजमी पूछी जाती है, बस पहले ज़रा क्विकली वो डिस्कस कर लें। तो बेटे ये सारी कहलाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो आपको पता है कि मैट्रिक से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, और खाली टेन स्क्वायर क्या होगा, ये 1 वहाँ चला जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होगा, और खाली कॉट स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 वहाँ चला जाएगा। तो अब ज़रा तरीका देखिएगा कि अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन केस आपसे कोई पूछ ले तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप डेरिवेटिव कैसे बताएंगे। अब मिसाल के तौर पे ध्यान से बात सुनना बेटे, सपोज कर लो पहली एग्जांपल में कि y बराबर दिया हुआ है साइन इन्वर्स x के, और इस साइन इन्वर्स x का आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाना है। तो साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव अगर आपको बेटे डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है साइन इन्वर्स का तो 1 मिनट का टाइम लगेगा, उसको ड्राइव कर लेना। तो क्या किया पहले हमने, y बराबर साइन इन्वर्स x के, बेटे इस साइन इन्वर्स x को ना पहले लेफ्ट साइड पर ले जाओ। तो साइन इन्वर्स जब वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन y, और वहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, x। तो साइन इन्वर्स वहाँ जाके साइन बन गया, वहाँ पर खाली बच गया x। अब इसको डिफरेंशिएट करा दो। तो बेटे तुम सब जानते हो कि साइन का डेरिवेटिव क्या बनता है, कॉस y, और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, और x का डेरिवेटिव तो वैसे ही 1 हो जाता है। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस y dy बाई डी एक्स हो गया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया। अब अगर मुझे इसमें से dy बाई डी एक्स का आंसर निकालना हो तो बेटे dy बाई डी एक्स का आंसर निकालने के लिए ये जो कॉस y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस y। अब जब ये 1 अपॉन कॉस y बन जाएगा तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, बेटे आप सब जानते हो, ज़रा यहाँ देखो इस पूरी प्रॉपर्टी को, ध्यान से बात सुनिए। कॉस स्क्वायर बराबर किसके होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के, और आप जानते हैं अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा तो उस जाने पूरी वैल्यू पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो मुझे बताओ ये स्क्वायर नहीं लगा हुआ, तो अगर इस पर स्क्वायर लगा हुआ होता तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी खुल जाती, अगर इस पर स्क्वायर नहीं लगा हुआ तो रूट लगा दो। तो रूट में किसके बराबर हो जाएगा ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई के। अब मुझे बताइए ये जो स्टेप आपके पास लिखा हुआ है ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, सुनो बेटे ध्यान से, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस, बोलो बेटे ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर वाई, तलाश करो। तो साइन वाई की वैल्यू क्या लिखी हुई है, x के बराबर लिखी हुई है। तो अगर साइन वाई की वैल्यू x के बराबर है तो साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्स स्क्वायर के। ये आ गया डेरिवेटिव। तो dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स x बराबर किसके हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने भी आपको ज़ाहिर वजह टाइम इतना नहीं है बेटे कि ये सारे के सारे आपको सिखाए जाएँ, एक आइडिया आपको दे दिया है कि इसी तरह से आप कॉस इनवर्स में तो मसला ही नहीं है, कॉस इनवर्स होगा तो यहाँ माइनस लगा दोगे। इसी तरह से आप टेन इनवर्स को भी ड्राइव कर सकते हैं, इसी तरह से आप कोसेक इनवर्स को भी, इसी तरह से आप सेक इनवर्स को भी ड्राइव कर सकते हैं। मैंने एक आइडिया आपको दे दिया कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको जस्ट महज 3-4 स्टेप के अंदर वैल्यू को ड्राइव भी कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके बेटे इसको जल्दी से नोट कर लो, शाबाश। अब आ जाओ बेटे ज़रा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पर। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मुझे बताओ बेटे अगर आपको बोला जाए कि y बराबर है e की पावर ln और उसके आगे लिखा हुआ है sin x, इसका अगर आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाना हो तो आप सब जानते हैं बेटे कि आपने जहाँ जहाँ भी जिन जिन लोगों से पढ़ा होगा, मेजॉरिटी लोग जो हैं वो इसी तरह पढ़ा रहे होते हैं, e की पावर x लिखने के बजाय e की पावर बॉक्स लिख दिया जाता है। तो आप सब जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर बॉक्स किसके बराबर होता है, पहले e की पावर बॉक्स फिर बराबर में d बाई डी एक्स किस पर लगाते हैं, बॉक्स पर लगाते हैं, बॉक्स बोले तो पावर। e की पावर बॉक्स का डेरिवेटिव होता है पहले e की पावर बॉक्स और फिर d बाई डी एक्स किस पर लगता है, उस बॉक्स पर लगता है, नहीं पावर पर लगता है। तो अगर गौर से देखो बेटे तो यहाँ पर e की पावर में बॉक्स में कौन आ रहा है, ln sin x आ रहा है। तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के थ्रू कि पहले e की पावर बॉक्स को e की पावर बॉक्स लिखेंगे और फिर बराबर में डेरिवेटिव किस पर लगाएंगे, पावर पर लगाएंगे, बॉक्स पर लगाएंगे। बेटे एग्जाम में ये काम करने की ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये काम करने की ज़रूरत इस सवाल में इसलिए नहीं पड़ेगी तो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, वो सुनिएगा। हमेशा बेटे एक बात याद रखना, हमेशा बेटे एक बात याद रखिएगा
कि जैसे अगर कहीं लिखा है ना स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर कहीं कहीं लिखा हुआ है स्क्वायर, तो जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता है ना वो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एंटी होते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे के एंटी होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह याद रखना बेटे कि एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ई और जो लॉग होता है, कॉमन लॉग नहीं, नेचुरल लॉग एलएन जो होता है, वो एक दूसरे के एंटी होते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे ना कि ई का एंटी बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि आप ई का एंटी बताओ, तो अब ई का एंटी एफ नहीं बोल देना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ई का एंटी बताओ, तो ई का एंटी एलएन। और अगर एलएन का कोई आपसे एंटी पूछे तो ई। ये ई और एलएन एक दूसरे के हमेशा ऑपोजिट होते हैं, ये बात याद रख लीजिएगा। तो मुझे बताएं बेटे, जब ई और एलएन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो आपको यहाँ पर पावर में बॉक्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिंपल क्या काम करें, इसको डिफरेंशिएट करवाने से पहले ही ई से एलएन काट दें, और जैसे ही बेटे आप ई से एलएन कैंसिल करवाएंगे तो जो पावर होगी ना, पावर में सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, साइन एक्स, वो नीचे आ जाएगी। तो आपने ई से एलएन कैंसिल करवाया, साइन एक्स को नीचे लेके आ गए। अब इसको आप डिफरेंशिएट करवा दें। अब जब इसका बेटे डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, बोलो बेटे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या, कॉस एक्स। ये इसका आंसर। अरे यस। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोले कोई कि आप डी बाई डी एक्स कैलकुलेट करवाएं ई की पावर एल एन और उसके आगे आ जाए साइन इनवर्स एक्स, तो बेटे इसको आप डिफरेंशिएट करवाने से पहले क्या करोगे, एल एन से ई कैंसिल करवा दोगे। जैसे ही आप एल एन से ई कैंसिल करवाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा नीचे। और अभी कुछ देर पहले हमने साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ड्राइव किया था 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बेटे? प्लीज़ ज़रा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दूसरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये तो पहली एग्जाम्पल हो गई। अगर बेटे मैं आपसे बोलूं कि आप डी बाई डी एक्स कैलकुलेट करवाओ ई की पावर एक्स और उसके साथ दिया हो साइन एक्स। अगली एग्जाम्पल है, अगर आपसे कोई बोले कि ई की पावर एक्स और साइन एक्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में, और इसका आपको अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाना हो, तो बेटे यूजुअली हम यहाँ पर चैप्टर 5 में भी और चैप्टर नंबर 4 में भी हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कैसे करवाते थे, इस पर लगाते थे हम प्रोडक्ट रूल, यानी यू इंटू वी का। पहले फंक्शन को यू मान लेते हैं और दूसरे फंक्शन को वी एज्यूम करवा लेते हैं, और इस पर प्रोडक्ट रूल के थ्रू, यानी पहले यू को एज इट इज छोड़ेंगे, वी का डेरिवेटिव लेंगे, फिर वी को छोड़ेंगे, फिर यू का डेरिवेटिव लेंगे। तो ये काम ना आपको एमसीक्यू में करने की ज़रूरत नहीं है। आप एमसीक्यू के लिए जस्ट एक फॉर्मूला खाली याद रख लीजिए कि जब भी कभी डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स के साथ कोई सा भी फंक्शन आ जाए, अब ये फंक्शन चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे लॉग हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कोई सा भी फंक्शन हो, अगर वो ई की पावर एक्स के साथ आएगा तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको यू इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसका डेरिवेटिव एक स्टेप में मालूम कैसे लिखेंगे, पहले जो ई एक्स लिखा हुआ है उस ई एक्स को आप एज इट इज लिख दीजिएगा। इस एफ ऑफ एक्स को पहले ब्रैकेट में लिखा जाएगा, फिर बराबर में इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स। मतलब कहने का ये कि जब भी आपसे कोई बोले कि ई एक्स को डिफरेंशिएट कराओ साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो आप इसको u इंटू वी के थ्रू सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे। बाकायदा फॉर्मूला बुक में दिया हुआ भी है। तो ई एक्स को ई एक्स ही छोड़ देंगे, इसको डिफरेंशिएट नहीं कराएंगे। एफ ऑफ एक्स यानी जो भी फंक्शन ई एक्स के साथ दिया हुआ है, पहले उसको एक दफ़ा लिखा जाएगा, फिर बराबर में उसका डेरिवेटिव लिख दिया जाएगा। तो अब ज़रा प्लीज़ चेक कीजिएगा बेटे, जो मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल लिखी, उस एग्जाम्पल को आप किस तरह से डिफरेंशिएट करवाएंगे ज़रा देखिएगा। इसी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। अगर आपसे कोई बोले कि d बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट कराओ, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, आप कहेंगे सर एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स आ गया, तो सबसे पहले आप e की पावर x को एज इट इज कॉपी कर देंगे, और फिर जो फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन को आप एज इट इज कॉपी करेंगे, फिर प्लस के बाद बराबर में इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बेटे साइन एक्स का डेरिवेटिव बोलो क्या आ जाएगा, अरे यस, कॉस एक्स। अब लेट सपोज कि आपको सवाल दे दिया जाए कि d बाई डी एक्स निकालो e टू दी पावर x log x के साथ, तो आपको पता है कि सर जब मैं इसे डिफरेंशिएट करवाऊंगा तो ये f ऑफ x बन जाएगा।
तो इसको डिफरेंशिएट करवाने का आसान तरीका क्या, ई एक्स को ई एक्स की फॉर्म में छोड़ देना, सबसे पहले वो फंक्शन रिपीट करना एज इट इज़, फिर प्लस के बाद उसी फंक्शन का बराबर में डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेना। समझ में आ गई बेटे बात ये? प्लीज़ ज़रा नोट डाउन कर लीजिए इन सबको। तो ये मेन फॉर्मूला है बेटे जिसको आपने नोट करना है एक्चुअली, ये मेन फॉर्मूला है जिसको आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से अब ध्यान से बात सुनना बेटे। अगर आपसे बोला जाए कि d/dx कैलकुलेट करवाओ 2 की पावर 2x का, अब ये मैं आपको MCQ करवा रहा हूँ मॉडल पेपर का। जाहिर बात है बेटे टाइम इतना तो नहीं है हमारे पास, उस हिसाब से कि आपकी जल्द प्रैक्टिस हो जाए और कुछ चीज़ें आपके थोड़े कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं, तो मैं आपको एक डिफरेंट टाइप पर लेके आ रहा हूँ। प्लीज़ ज़रा सुनिएगा ध्यान से। 2 की पावर 2x लिखा हुआ बेटे, अगर इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना होगा तो याद रखना इसमें जाहिर बात है आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे, ई का तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करवा सकते इसमें। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा खोलेंगे आप, वो ज़रा सुनिएगा ध्यान से। फॉर्मूला हमारे कोर्स में दिया हुआ है d/dx ऑफ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। याद रखना बेस में कांस्टेंट होगा और पावर में वेरिएबल होगा, जिस वेरिएबल को यूजुअली हम बॉक्स से इंडिकेट करवा देते हैं। तो अब a की पावर बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले इटसेल्फ a की पावर बॉक्स होगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय ln a होगा, और फिर सबसे आखिर में d/dx किस पर लगेगा, उस बॉक्स पर लगेगा। तो a की पावर बॉक्स, पावर बोले बॉक्स बोले तो पावर, कांस्टेंट नंबर की अगर पावर में वेरिएबल आ जाए तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले स्टेप में आप कांस्टेंट की पावर बॉक्स को वैसे ही लिख देंगे, फिर बराबर में नेचुरल लॉग अप्लाई करवाएंगे उस a में यानी बेस में यानी उस नंबर पर, और फिर आखिर में d/dx लेंगे आप किस में, उसकी पावर पर। तो ज़रा बेटे यहाँ पर चेक करो, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल यानी पावर में क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। तो बेटे इसको डिफरेंशिएट करवाने के लिए ज़रा मुझे बताओ, यहाँ लिख रहा हूँ पहला स्टेप। सबसे पहले क्या काम करो, a की पावर बॉक्स यानी 2 की पावर 2x आपने एज इट इज लिख दिया, फिर मल्टीप्लाइड बाय ln लॉग लिया, और लॉग किस पर लगाना है, बेस पर लगाना है। बेस पर लॉग लगाने के बाद बेटे d/dx किसका निकालना है, पावर का यानी 2x का। तो जब इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 2 टू दी पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय ln 2 आपने एज इट इज लिखा। सब जानते हैं बेटे कि 2x का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ 2 के बराबर ही होता है। तो बेटे अगर मैं इसको अब आखिर में आंसर को रीअरेंज करवा दूँ, ये जो ln 2 लिखा हुआ है अगर मैं इस ln 2 को लिख दूँ पहले मल्टीप्लाइड बाय, ज़रा गौर से देखो बेटे ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों के बेसिस सेम है ना, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि सर जब दो बेसिस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब इस 2 की पावर 2x है, लेकिन इस 2 की पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 है। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो जवाब में एक बार बेस लिख दोगे और इन दोनों की पावर्स को आपस में ऐड कर दोगे। तो बताओ बेटे इन दोनों की पावर ऐड होके क्या बन जाएंगे, 2x + 1। बात समझ में आ रही है? तो बेसिस सेम थे, एक दफ़ा बेस लिख लिया, दोनों की पावर्स को आपस में ऐड कर लिया। ln 2 को हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, बजाय बाद में लिखने के। आपकी मर्जी, आप चाहें तो बाद में लिख लें या पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ बेटे पूछा गया पेपर में, मॉडल पेपर में, जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। डेरिवेटिव के साथ साथ इंटीग्रेशन का मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन पूछा गया है ना मॉडल पेपर में, वो सुनिएगा बेटा ध्यान से। x टू दी पावर m और साथ में लिखा हुआ है ln x। मान लो अगर तुम्हें इसे इंटीग्रेट करने को बोला जाए कि इंटीग्रेट कराओ x की पावर m और साथ में लिखा हो ln x, तो बेटे इसका जो आंसर आप लिखोगे ना, वो आंसर पता है, पहले सिर्फ x को इंटीग्रेट करवा देना। और आपको पता है कि जब आप x की पावर m को इंटीग्रेट करवाएंगे तो पावर में एक बढ़ा देते हैं और उसको उसी नई पावर से डिवाइड करवाते हैं। तो बोलो बेटे x की पावर m का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x की पावर m+1 अपॉन m+1। सही है, ये ऐसे याद रख लो कि इसको इंटीग्रेट करवाना है और फिर ब्रैकेट के अंदर वही फंक्शन लिखना है log x, और माइनस के बाद तुम्हें लिखना है 1 अपॉन m+1, यानी वही लिखना है जो नीचे लिखा हुआ है, और उसके आखिर में ऑब्वियसली +c।
अब आप मुझे बताइए बेटे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि x की पावर 4 को इंटीग्रेट करवाओ ln x के साथ, तो ज़रा गौर से देखो बेटे, ये जो सवाल दिया हुआ है ये सवाल ऊपर वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है। सिर्फ कितना फ़र्क है कि पावर m की जगह क्या आ गया, 4 आ गया। तो जो काम तुमने इसमें किया वही काम तुम इसमें कर दो। बोलो फॉर्मूला पहले क्या बोल रहा है, x लिखो, पावर में 1 बढ़ाओ, यानी क्या करोगे 5/5। जैसे m बन गया m+1/m+1, 4 बन जाएगा 5/5। फिर ब्रैकेट में आ जाओगे, ln x वैसे ही लिखोगे, फिर माइनस के बाद 1 डिवाइडेड बाय, बोलो बेटे m+1 का मतलब m तो यहाँ पे 4 है, तो क्या बन जाएगा 1/5, उसके आगे क्या +c। ये रिक्वायर्ड आंसर। अब जो उन्होंने मॉडल पेपर में सवाल पूछा है बेटे, वो मॉडल पेपर में सवाल पूछा है ln x और साथ में dx लिखा हुआ है। तो बेटे मुझे ये बताओ कि यहाँ लिख रहा है ln x और साथ में dx, तो ln x से पहले जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी उसमें तो x मौजूद था, लेकिन यहाँ पे जो उसने मॉडल पेपर में सवाल पूछा उसने ln x के आगे या उससे पहले कुछ दिया ही नहीं है। तो बेटे आज जैसे वो पुराने डायलॉग आप लोगों को याद नहीं है, फिल्मों में होते थे कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, इसी तरह से तुम्हें याद होगा कि मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका मालूम कौन होता है, 1। तो अगर ln x से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं इसकी जगह अपनी तरफ से 1 एज्यूम करवा सकता हूँ, और अगर मैं इसकी जगह अपनी तरफ से 1 कुछ और नंबर एज्यूम नहीं करवा सकते, क्योंकि 1 वो नंबर है जब log x से मल्टीप्लाई होगा तो log x ही आएगा, 2 थोड़ी लिख सकते आप। तो अगर आपने इसकी जगह 1 लिखा तो बोलो बेटे अगले स्टेप में इस 1 का मतलब क्या बन जाता, x की पावर 0, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 लिख दें सिवाय 0 के तो वो आंसर 1 के बराबर होता है। तो मैंने 1 की जगह x की पावर 0 लिखा बेटे, और साथ में क्या लिख दिया ln x dx। अब लगाओ बेटे इस x की पावर 0 ln x dx पे यही वाला शॉर्टकट जो ऊपर याद करना है आपको। अब बताइए m यानी पावर m की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो वही काम कर रहा हूँ बेटे जो ऊपर लिखा हुआ है, पहले x लिखा, 0 में 1 ऐड करवा दिया, अपॉन में 0 में 1 ऐड करवा दिया, फिर साथ में क्या लिखा log x आ गया, फिर माइनस के बाद 1 डिवाइडेड बाय, बोलो बेटे 0 में 1 ऐड करवा दिया, उसके आगे क्या आ गया +c। अब अगर इसको बेटे फर्दर सॉल्व करोगे तो नीचे 0 + 1 बनेगा 1, तो नीचे वाला 1 तो लिखने की, नीचे वाला 1 बेटे याद रखना लिखते नहीं है और ऊपर वाला 1 भूलते नहीं है। नीचे वाला अगर 1 आएगा ना तो उसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बताइए बेटे अगर यहाँ पर सिंप्लीफाई कराएंगे तो इस पूरे रिजल्ट का आंसर सिर्फ x ही बन जाएगा, x की पावर 0 + 1/0 + 1 खाली x हो जाएगा। दरमियान में क्या बचा बोलो बेटे log x माइनस बेटे 1/1 का मतलब सिर्फ 1 हो जाएगा +c। अब मर्जी अगर आप x से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो आंसर बन जाएगा x log x, फिर x - 1 -x और +c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। अगर इसी फॉर्म में आंसर दिया हो तो इसी फॉर्म में छोड़ दीजिएगा, अगर उसने ब्रैकेट को खोल दिया हो तो आप ब्रैकेट को एक्सपेंड करवा दीजिएगा। क्लियर हो गई बात ये? आप ज़रा इसको नोट कर लो बेटे अच्छी तरह। बेटे ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, ना मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बात आपको बता दी वो एक ही बारी में समझाई जा सके, अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि परफेक्ट तो दुनिया में कोई नहीं है, आपको पता है, सिवाय ऊपर वाली ज़ात के। तो ऊपर वाली ज़ात जो है सिर्फ वही परफेक्ट है, बाकी कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तो ये सब कुछ बताने के बावजूद भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो बेटे वीडियो के आखिर में डिस्क्रिप्शन में जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाएगा, काइंडली आप उस पर रब्ता करके बेटे अपनी मज़ीद जो कन्फर्मेशन हो या क्लैरिफिकेशन हो, अगर इसमें ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ आप दोबारा पूछ लीजिएगा। हो सकता है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उस कोशिश में सही तरीके से कामयाब ना हो पाए। बस सिर्फ और सिर्फ हमारी सिर्फ फोकस ये है और दुआ ये है कि किसी तरीके से हल्के फुल्के अंदाज में ही आपके MCQ बेहतर हो जाएं और कुछ फ़ायदा हो जाए। आप जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ हो उनका रिवीजन हो जाए, और जिन्होंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम ये वाली बात सुन रहे हो वो थोड़ी सी मेहनत करें और इसको ठीक तरह से कोप अप कर लें। आप सुनिए ध्यान से। अगर आपसे बोला जाए कि इंटीग्रेट करवाओ sin 30 डिग्री और dx को, तो अब बोले बेटे अगर आपसे बोला जाए कि आप sin 30 dx को इंटीग्रेट करवाएं, तो याद रखना बेटे sin 30 डिग्री इज नॉट अ वेरिएबल, क्योंकि sin 30 डिग्री की वैल्यू तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो मुझे बताइए इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका sin 30 का आंसर कैलकुलेटर से निकाल लेना। जब तुम sin 30 का आंसर निकालोगे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 1/2, और बोले साथ में क्या आ गया, dx आ गया। और आपको अच्छी तरह पता है कि सिर्फ कांस्टेंट का इंटीग्रल नहीं होता, अगर कांस्टेंट अकेला आएगा
या किसी के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में भी आएगा तो कांस्टेंट जाएगा इंटीग्रल से बाहर। तो बेटे ये 1/2 इंटीग्रल से बाहर गया, अंदर कौन बच गया? सिर्फ dx। अब आप ये सब लोग जानते हैं कि ये वाला 1/2 लिखने के बाद इंटीग्रल से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा? x, और उसके आगे क्या? प्लस c। तो अगर कभी वो sin 30 दे दे, sin 45 दे दे, sin 60 दे दे, इस किस्म की कोई भी वैल्यू दे, उसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लेना और उसको इंटीग्रेशन के सिंबल से अलग कर देना। उसको इंटीग्रेशन के सिंबल से अलग करके अंदर जो बचेगा खाली ऑपरेटर, तो आपको ये सिखाया गया होगा कि अगर इंटीग्रल सिर्फ ऑपरेटर पर लिया जाए तो आंसर सिर्फ वेरिएबल बच जाता है। अगर इंटीग्रल सिर्फ ऑपरेटर पर लगाया जाए तो आंसर में सिर्फ t बच जाता है, और अगर इंटीग्रल सिर्फ ऑपरेटर पर लगाया जाए तो आंसर में सिर्फ वेरिएबल बच जाता है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस तरह एग्जाम में शो नहीं करके आना कि वो कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो प्लीज़ ज़रा एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो बेटे। इस तरह के क्वेश्चन बेटे एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उसके अलावा अगर आप बात करें तो अगर आपसे बोला जाए कि इंटीग्रेट करवाओ f ऑफ x की होल पावर n डॉट f डैश ऑफ x और साथ में dx, बेटे इसका फॉर्मूला वैसे आप सभी को याद होगा, लेकिन इसको ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताएं, यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड फॉर्म में, एक फंक्शन है और एक फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो ये कहलाता है इंटीग्रेशन में पावर रूल। और पावर रूल का मतलब इसको इंटीग्रेट कैसे करना होता है? तो पावर को छोड़ के अगर बेस का डेरिवेटिव बराबर में दिया हुआ हो, और आप गौर से देखें तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा? एफ डैश एक्स बनेगा या एफ प्राइम एफ एक्स बनेगा। तो पावर को छोड़ के अगर बेस का डेरिवेटिव बराबर में दिया हुआ हो तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो बेस बचता है, और बेस की पावर में एक ऐड करवा के उसको उसी नई पावर से डिवाइड करवा के उसमें प्लस सी लगा दिया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर कभी पावर को छोड़ के बेस का डेरिवेटिव बराबर में दिया हुआ हो तो ना डेरिवेटिव आएगा ना डीएक्स आएगा, सिर्फ वो बेस आएगा, उसकी पावर में एक ऐड करवा देंगे और उसी नई पावर से फंक्शन को डिवाइड करवा देंगे। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभार यही सवाल इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि एफ ऑफ एक्स की होल पावर -n और साथ में लिख देगा एफ डैश ऑफ एक्स dx, इसका आंसर पूछ लेगा। या तो -n लिख देगा बेटे या फिर -1 लिख देगा। पावर यहां पर आपको पता है कि n कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस फॉर्मूले के लिए सब जानते हैं, इस पावर रूल के लिए n कुछ भी हो सकता है सिवाय -1, और उस सिवाय -1 में उसने वही लगा के दे दिया -1। तो बताओ अब इस सवाल को कैसे इंटीग्रेट कराओगे? तो आपको पता है बेटे पावर रूल का जो फॉर्मूला होता है वो फेल हो जाता है अगर पावर क्या हो? -1। तो पावर -1 तो अलाउड ही नहीं है, पावर तो +1 होनी चाहिए। तो इसकी पावर +1 करने का आसान तरीका, तो बेटे किसी भी बेस की अगर पावर -1 हो और तुम्हें उसको +1 करना हो तो पता है उसको कहाँ ले जाओगे? घर तो ले जा नहीं सकते उसको, ये ऊपर है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ नीचे। तो मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स की पावर -1 नीचे आगे क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स, और बेटे ऊपर क्या बचेगा? एफ डैश ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही? तो अगर कभी पावर -1 आ जाए ना तो इस फंक्शन को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करवा देना, और जैसे ही आप इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करवाएंगे तो ये पावर -1 से क्या हो जाएगा? +1। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर कभी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिया हो तो फिर नीचे वाले के साथ क्या लग जाता है? लॉग लग जाता है, +c। अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कभी ऊपर दिया हो तो आप नीचे वाले फंक्शन के साथ लॉग लगा सकते हैं। प्लीज़ ज़रा नोट कर लीजिए। इसकी मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, काइंडली ज़रा वो एग्जाम्पल सॉल्व करके बताइए। अब बताओ बेटे, अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि ऊपर लिखा हो cos x और नीचे लिखा हो sin x और साथ में dx, हालांकि आप जानते हैं cos अपॉन साइन को तो आप कॉट भी बना सकते हैं, cos अपॉन साइन को कॉट भी बना सकते हैं, वो भी इसका ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर दूसरे ऑप्शन से इस सवाल पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो बताइए बेटे, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, तो अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है तो नीचे वाले फंक्शन के साथ लॉग लग जाएगा और +c, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर।
तो अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर गिवन हो तो नीचे वाले फंक्शन के साथ आप क्या लगा देंगे, लॉग अप्लाई करवा दें। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप के एमसीक्यूज एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ बेटे, चेक करो, ये चेक कीजिएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1। तो अगर नीचे वाले पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर गिवन हो तो नीचे वाले फंक्शन के साथ क्या, लॉग लगा दीजिए। समझ में आ गई बात? तो नीचे वाले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x दिया हुआ है, x का डेरिवेटिव 1 दिया हुआ है। तो अगर नीचे वाले बेस का डेरिवेटिव ऊपर गिवन हो तो नीचे वाले बेस के साथ हम नेचुरल लॉग ln अप्लाई करवा देते हैं। यहां तक बेटे जरा नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। तो इसके बाद जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब जरा टॉपिक थोड़ा चेंज कर रहा हूँ बेटे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के साथ साथ ना ध्यान से बात सुनिएगा, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिसको डिस्कस करना है। मुझे ये बताइएगा बेटे, अगर कभी भी आपको कोई इक्वेशन लिख के दे y इज इक्वल टू 5x प्लस 10, तो बेटे याद रखना इस तरह की इक्वेशन की ना शक्ल हमेशा किससे मिलाना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी से। इसमें जो m होता है ना, m वो कहलाता है स्लोप, जो कि कितना है 5, और जो उसमें b होता है ना वो कहलाता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट यानी वो कितना हो गया, 10 हो गया। यानी x के साथ जो होगा वो m होगा यानी स्लोप होगा, और आखिर में जो कुछ बच जाएगा वो b होगा यानी y इंटरसेप्ट होगा। तो x के साथ जो नंबर होता है वो स्लोप कहलाता है, और जो नंबर कांस्टेंट नंबर होगा वो c भी कहते हैं, स्मॉल c भी कहते हैं और स्मॉल b भी कहते हैं, जिसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट। इतनी बात तो क्लियर? अब जरा एक एमसीक्यू देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा बेटा, अगर आपसे किसी सवाल में बोला जाए कि थीटा बताओ, अच्छा थीटा को कभी कभार ये थीटा बोलेगा और कभी कभार ये इंक्लिनेशन बोलेगा, और बोलेगा y इज इक्वल टू एक्स। एक लाइन आपको दी जा रही है, इस लाइन का आप इंक्लिनेशन निकालें यानी एंगल निकालें यानी थीटा निकालें। तो देखो इसका थीटा कैसे निकालना। इसका थीटा निकालने के लिए याद रखना बेटे, अभी क्या बताया कुछ देर पहले कि x के उल्टे हाथ पर x के साथ जो भी लिखा होता है वो उस लाइन का स्लोप होता है। x के साथ जो भी लिखा होता है वो लाइन का स्लोप होता है। तो बोलो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ है, 1, यानी इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 1। अब एंगल निकालने के लिए क्या करना, ये जो m होता है ना स्लोप, इस m स्लोप का भी एक मतलब होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1। यानी अगर कभी तुमसे कोई पूछे कि स्लोप का एक और नाम बताओ तो tan थीटा, tan थीटा का एक और नाम बताओ स्लोप, तो स्लोप का एक और नाम tan थीटा बराबर 1 की हो गया। अब यहाँ से अगर आपको एंगल निकालना हो तो आप tan को उस तरफ ले जाएं, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 से बेटे आंसर कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर से निकाल लेना, 45 डिग्री। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक और बात सुनिएगा बेटा बहुत ध्यान से। अगर सपोज कर लो बेटे कि x एक्सिस और y एक्सिस आपको दिया जाए, और x एक्सिस और y एक्सिस पर कोई लाइन हो पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। एक केस ये, दूसरा केस ये है, x एक्सिस y एक्सिस, एक लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना बेटे कि जो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी वो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होगी, और जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी वो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगी। तो सवाल घुमा के पूछ रहा था कभी कभार, अगर कभी वो घुमा के पूछ रहा कि कोई लाइन परपेंडिकुलर है y एक्सिस पर, तो समझ जाना कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस पर है दैट मीन्स वो पैरेलल टू x एक्सिस है, और अगर कभी कोई लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है तो इसका मतलब वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। तो बेटे मुझे बताओ, ये लाइन जो है ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन x एक्सिस को कहीं पर भी कट या क्रॉस नहीं करेगी। तो याद रखना बेटे, जो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी उस लाइन की जिंदगी में यानी उस लाइन की इक्वेशन में कहीं x ही नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, y होगा, और y कितना होगा, यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट। यानी जो भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी उस लाइन में x वेरिएबल नहीं होगा, सिर्फ वेरिएबल y होगा, क्योंकि वो y को ही कट कर रही है, और y कितना होगा, कांस्टेंट, जितना भी y आपको दिया जाए।
मिसाल के तौर पे अगर आपको ये बता दिया जाए कि यहाँ y की वैल्यू 5 है तो कांस्टेंट की जगह आप लिख दोगे y इज इक्वल टू 5। बिल्कुल इसी तरह मुझे बताओ बेटे, ये लाइन अगर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, और अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो इसका मतलब ये लाइन y एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगी। तो अगर कोई लाइन y एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगी तो इसकी जिंदगी में y नहीं होगा, सिर्फ कौन होगा, सिर्फ x होगा, और x कितना होगा, उतना ही होगा जितना हमें बता दिया जाए। तो जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी वो y को कट नहीं करेगी। जब वो y को कट नहीं करेगी तो उसकी जिंदगी में सिर्फ वेरिएबल x होगा, क्योंकि वो x को कट कर रही है। और अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसमें x नहीं होगा, सिर्फ y होगा, क्योंकि वो लाइन दरअसल y एक्सिस को कट कर रही है। तो ये दोनों एग्जाम्पल जरा नोट कर लीजिएगा अपने पास। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटे हमेशा याद रखिएगा कि अगर कभी कोई लाइन आपको दी जाए, जैसे लाइन की इक्वेशन है 5x प्लस 11y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो अगर इस लाइन का कोई आपसे बोले कि आप स्लोप कैलकुलेट करवाएं तो स्लोप को स्मॉल m भी कहते हैं, स्लोप को स्मॉल m भी कहते हैं। असल में ये फ्रेंच वर्ड से आया है स्लोप जो है ना, ये स्लोप एक फ्रेंच वर्ड होता है मॉन्टर, मॉन्स्टर नहीं कह रहा, मॉन्टर। मॉन्टर का मतलब ही होता है स्टीपनेस, स्लोप, तो यूजुअली उसका एम उठा के पिक कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर स्लोप तुम्हें निकालना हो ना तो स्लोप किसी लाइन का निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है माइनस a अपॉन b। तो अगर कभी भी आपको किसी लाइन की इक्वेशन गिवन हो और उस लाइन की इक्वेशन का आपको स्लोप निकालना हो तो उस लाइन की इक्वेशन का स्लोप कैसे निकालोगे, माइनस x के कोफिशिएंट को डिवाइड करवा दोगे किससे, y के कोफिशिएंट से। अब आप मुझे बताएं बेटे इसका स्लोप कितना बन जाएगा, माइनस साइन तो आएगा फॉर्मूले का, बोलो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 5 और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 11, तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया -5/11। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान से बात सुनिए बेटे, पहला केस सुनिएगा। सपोज कर लें किसी लाइन की इक्वेशन है 5x माइनस 11y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और मैं आपसे बोलूं कि इस लाइन पर एक और लाइन है जो उसके साथ पैरेलल है और एक और लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर है। तो बेटे याद रखिएगा कि अगर कोई लाइन की इक्वेशन हमें बतानी हो जो लाइन इस लाइन पर क्या हो, पैरेलल हो, तो बेटे याद रखना पैरेलल लाइंस के लिए जो इक्वेशन होगी ना उसकी शुरू की दो टर्म्स बिल्कुल सेम होंगी, 5x माइनस 11y, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट में फर्क होगा इज इक्वल टू 0। यानी अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं ना तो उन दोनों की जो शुरू की टर्म्स होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल होंगी तो उनकी जो शुरू की दो टर्म्स होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी। ये पहचान होती है पैरेलल लाइंस की। इसका कांस्टेंट 10 है तो उसका कांस्टेंट भले कुछ भी हो, लेकिन x वाली टर्म y वाली टर्म x वाली टर्म y वाली टर्म सेम होंगी। और अगर कोई लाइन उस गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर हो तो उसके लिए क्या शॉर्टकट होता है, 11 चला जाएगा 5 की जगह, 5 चला जाएगा 11 की जगह, और 11 और y वाली टर्म जो भी होगी उसकी साइन चेंज हो जाएगी। अगर माइनस हो तो प्लस, अगर प्लस हो तो माइनस। मतलब बोलो बेटे 11 गया 5 की जगह तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 11x। 11 की जगह गया 5 तो ये कितना बन जाएगा 5y। कांस्टेंट भले कुछ भी हो, और यहाँ साइन माइनस थी तो बीच में साइन क्या आ जाएगी प्लस। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस आ जाता। बात समझ में आ रही है बेटे? तो 5x माइनस 11y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 में 5 चला गया 11 की जगह, 11 चला गया 5 की जगह, माइनस प्लस बन गया। कांस्टेंट में फर्क होगा, लेकिन ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगी और ये लाइन उस गिवन लाइन पर पैरेलल होगी। प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा ये। सपोज कर लो बेटे दो लाइंस आपको दी जाती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0,
और सपोज कर लें आपको सेकेंड लाइन दी जाती है L2 A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ज़रा नोट कीजिएगा ये। अगर आपको दो लाइन्स दी जाती हैं, एक लाइन है A1x प्लस B1y प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड लाइन आपको दी जाती है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, तो मुझे बताओगे बेटे पहली लाइन का स्लोप क्या होगा? M1 अभी बताया था कुछ देर पहले, माइनस x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से डिवाइड करवा दें, और जो M2 होगा वो कितना होगा? x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से डिवाइड करवा दीजिए। तो लाइन 1 का स्लोप कहलाएगा माइनस A1 अपॉन B1, लाइन 2 का स्लोप बन जाएगा माइनस A2 अपॉन B2। ख्याल रखिएगा A1 B1 A2 B2 ये फॉर्मूला है, मतलब कोफिशिएंट्स हैं x और y के, माइनस साइन फॉर्मूले का आ रहा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस कोफिशिएंट x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब मुझे बताइए, एक बात आपने पढ़ी होगी चैप्टर 2 में कि अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे पर पैरेलल हों, अगर लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल हों तो बेटे याद है उन दोनों के स्लोप्स हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप हमेशा आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहां तक नोट कीजिएगा। तो अब यहां लिख रहा हूं बेटे मैं, देखिएगा ध्यान से। M1 की जगह M1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस A1 अपॉन B1, बेटे M2 की जगह वैल्यू आ जाएगी माइनस A2 अपॉन B2। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे बेटे तो ये बन जाएगा A1 B2 इज इक्वल टू क्या? A2 B1। बेटे A2 B1 को वहां उठा के ले आओ तो ये बन जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ये रिजल्ट याद करना बेटे, ये डेरिवेशन तो मैंने आपको खाली समझाने के लिए बता दी है। वो एग्जाम में सिर्फ क्या पूछेगा आपसे, वो आपको दो लाइंस की इक्वेशन देगा, या दो लाइंस की इक्वेशन भी नहीं देगा, बोल देगा इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन व्हाट इज द कंडीशन। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन व्हाट विल बी द कंडीशन। तो अगर कभी आपको वो दो लाइंस दे और बोले कि वो आपस में एक दूसरे पर पैरेलल हैं, तो ये सब कुछ नहीं करना, ये तो समझाने के लिए बताया, सिर्फ ये रिजल्ट याद रख लीजिएगा। याद रख लीजिएगा कि अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे पर पैरेलल होंगी तो A1 B2 माइनस A2 B1 हमेशा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। बिल्कुल इसी तरह से बेटे अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बन गई तो आपको अच्छी तरह पता है कि जब दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो बेटा अगर मैं इसमें M1 की वैल्यू पुट करवा दूं माइनस A1 अपॉन B1, बेटा अगर मैं इसमें M2 की वैल्यू पुट करवा दूं माइनस A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू -1, तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कराओ, ये हो जाएगा A1 A2। बेटे नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई कराओ, ये बन जाएगा B1 B2। बोले राइट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा? -1। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये बन जाएगा A1 A2 इज इक्वल टू माइनस B1 B2। बेटे माइनस B1 B2 को उधर लेके आ जाओ तो ये बन जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0। तो आपको एग्जाम में सब ड्राइव नहीं करना, सिर्फ ये रिजल्ट याद करना है, सिर्फ ये रिजल्ट याद करना है कि अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे पर पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे पर पैरेलल हैं तो A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर 0 के होगा, और अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो फिर A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर 0 के होगा। अच्छा देखो याद करना बहुत आसान है, पहले परपेंडिकुलर याद रख लो फिर पैरेलल याद रखना। परपेंडिकुलर याद रखना क्यों आसान है बेटे कि परपेंडिकुलर के लिए साइन बीच में क्या है? प्लस, और जब प्लस है ना तो पॉजिटिव का मतलब भी जैसे अच्छा सोचना, तो पॉजिटिव का मतलब जब आप अच्छा सोचोगे तो एक जैसी चीजें एक साथ ही लोगे। तो बताओ A1 A2 एक साथ, B1 B2 एक साथ, तो अगर A1 A2 और B1 B2 एक साथ हो तो बीच में हमेशा प्लस साइन लगेगा, और प्लस का मतलब यहां पर परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गई बात ही। और अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हों तो पैरेलल के लिए बीच में साइन कौन सा? माइनस का। तो माइनस का मतलब अब A और B कंसेक्यूटिव नहीं होंगे, ऑल्टरनेट होंगे। A1 आ गया तो A1 पर B2 आएगा, और जाहिर बात है जब A1 पर B2 आ गया तो A2 पर B1 ही आएगा। साइन माइनस की वजह से ही ऑल्टरनेट हो जाएंगे, साइन प्लस की वजह से ये दोनों सेम रहेंगे।
इतनी बात याद रहेगी। तो आपको जस्ट ये खाली रिजल्ट याद करने हैं, वो डेरिवेशन तो ड्राइव करके मैंने आपको 2-3 स्टेप में बता दिए कि अगर इनकेस खुदा ना ख्वास्ता आप ये भूल जाएं कि ये रिजल्ट किसके बराबर था, क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं, तो आप एग्जाम में 1 मिनट के अंदर उसको ड्राइव करके आप डायरेक्ट अपना आंसर निकाल लें। क्लियर है बेटे बात ये? चलो बच्चों कुछ बात कर लेते हैं ज़रा, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कुछ ये लास्ट के, ज़रा मैं ये डिस्कस कर लूँ आपसे। तो कुछ केसेस बता रहा हूँ बेटे, वो प्लीज़ ज़रा याद रखिएगा। पॉइंट नंबर वन बना लो या केस बना लो उसको जिसमें आपको आसानी हो। सर्किल के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं बेटे। एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी, अच्छा ये बात तो आप सब लोग जानते ही है ना कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल आप सब जानते हैं क्या होती है बेटे? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। और याद है बेटे इस सर्किल का जो सेंटर होता था वो क्या होता था? -g -f, है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में सर्किल का सेंटर -g -f था। तो अब पहला केस सुनिएगा बेटे, याद रखिएगा, अगर कभी कोई ऐसा सर्किल हो जिस सर्किल का सेंटर कहां पर लाई कर रहा हो? ओरिजिन पर। अगर कभी भी किसी सर्किल का सेंटर कहां पर लाई कर रहा हो? ओरिजिन पर। तो उसमें याद रखना बेटे g भी 0 होगा और f भी 0 होगा, या ऐसे समझ लो -g भी 0 होगा और -f भी 0 होगा। तो अगर सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर है तो उसमें कोई g नहीं होगा, कोई f नहीं होगा। यानी g और f नहीं होगा तो इसका मतलब कोई x वाली टर्म नहीं होगी, कोई y वाली टर्म नहीं होगी। उस सर्किल की इक्वेशन सिंपल क्या बन जाएगी? उस सर्किल की इक्वेशन याद रखना x² + y² + कांस्टेंट = 0 हो जाएगी। सही है, क्योंकि जब आपको पता है -g के साथ x होता है, f के साथ y होता है, और जब g नहीं है इसकी जिंदगी में तो x भी खा जाएगा वो। जब f नहीं है तो y भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ x² y² + c बचेगा कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात? ये दूसरे केस पर आ जाइए। केस नंबर 2 है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा सर्किल दिया जाएगा जिस सर्किल का सेंटर ना x एक्सिस पर लाई करेगा। अगर आपको सर्किल का सेंटर x एक्सिस पर लाई करता हुआ नजर आए तो आपको अच्छी तरह ये बात मालूम है कि x एक्सिस वो पॉइंट होता है जिस पर सिर्फ तो बेटे आपको अच्छी तरह मालूम है कि x एक्सिस वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर सिर्फ x की वैल्यू होती है लेकिन y की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो अगर आपको कोई बोले ना कि यार एक ऐसा सर्किल बनाओ जिस सर्किल का सेंटर कहां पर हो? x एक्सिस पे, तो x एक्सिस का मतलब उसमें सिर्फ -g तो होगा लेकिन y नहीं होगा, y 0 होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो पॉइंट भी x एक्सिस पर लाई करेगा उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है। बेटे y कोऑर्डिनेट 0 का मतलब इसमें f नहीं होगा, और जब इसकी जिंदगी में f नहीं होगा तो फिर इसकी इक्वेशन में भी f नहीं होगा, मतलब 2gx + c = 0। ये दूसरा पॉइंट नोट कर लो बेटे। केस नंबर 3 पर आ जाइए। केस नंबर 3 में इसी का उल्टा कर लो बेटे। मुझे बताओ अगर कभी सर्किल का सेंटर x के बजाय y एक्सिस पर आ जाए, अगर कभी सर्किल का सेंटर x के बजाय y एक्सिस पर आ जाए तो आपको अच्छी तरह बताए बेटे कि y एक्सिस पॉइंट ही वो होता है जिस पर x 0 होता है लेकिन कुछ ना कुछ y मौजूद होता है। तो जब इस पे x ही 0 होगा इसका मतलब इसमें g नहीं होगा, और जब इसमें g नहीं होगा तो इसकी इक्वेशन में भी g नहीं होगा। इसकी इक्वेशन बन जाएगी x² + y² + 2fy + c = 0। क्लियर हो गई बात? ये केस नंबर 4 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूं बेटे। सपोज कर लो कोई सर्किल है जो टच कर रहा है x एक्सिस को। अगर कभी भी कोई सर्किल x एक्सिस को टच करे तो याद रखना बेटे जो उसमें कांस्टेंट c होता है ना वो g² में बदल जाता है। जब भी कभी कोई सर्किल किसे टच करे x एक्सिस को तो जो कांस्टेंट होगा ना उसमें c वो क्या बन जाएगा? g²। तो बोलो बेटे उस सर्किल की इक्वेशन क्या बन जाएगी? x² + y² + 2gx + 2fy + अब c नहीं बल्कि क्या? g² = 0। ये नोट कर लीजिए, शाबाश।
केस नंबर 5 देखिएगा। केस नंबर 5, बेटे सपोज कर लो कि कोई सर्किल है, अब वो एक्स एक्सिस को टच करने के बजाय बोले किसे टच कर रहा है, वाई एक्सिस को। तो याद रखना बेटा, अगर कोई सर्किल वाई को टच करे तो उसमें जो सी होता है ना कांस्टेंट, वो एफ स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी उस सर्किल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर सर्किल किसे टच करे, वाई एक्सिस को। लास्ट केस है केस नंबर 6। अगर कभी सर्किल ओरिजिन से गुजरे, कभी सर्किल किससे गुजरे, ओरिजिन से गुजरे, तो याद रखना बेटा, अगर कभी कोई सर्किल ओरिजिन से गुजरता है ना तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती, हमेशा उसका सी क्या होगा, 0 होगा। यानी उस सर्किल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। ये उस सर्किल की इक्वेशन बन जाएगी। इसको जरा नोट डाउन करें बेटे, शाबाश। बेटे आपको मालूम है कि इतना लेंदी कोर्स है ये, रिड्यूस सिलेबस होने के बावजूद भी इसमें एमसीक्यूज बहुत सारे कहीं से ही बन सकते हैं। वक्त की कमी की वजह से बेटे, टाइम की कमी की वजह से जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस कर सकते थे आपके साथ, वो एक छोटी सी कोशिश की है बेटे। अगर आपको पसंद आ जाए तो इससे बढ़ के और हमारे लिए कोई बात नहीं है। अगर ये एग्ज़ाम में आपके काम आ जाए तो इससे बड़ी खुशी की यह बात हमारे लिए इसके अलावा कोई हो नहीं सकती। तो बेटे टाइम कम की वजह से मैंने जो जो टॉपिक मिक्सअप आपको करके आपको सॉल्व करवाए हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आपको सर रज़ा प्रोवाइड करेंगे, उस व्हाट्सएप पे बेफिक्र होकर बेटे जिस टाइम आप पढ़ रहे हो और जिस टाइम भी पढ़ते हुए आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े किसी भी चीज़ में या किसी भी एमसीक्यू में, जो जाहिर बात है वक्त की कमी की वजह से मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सका, बेफिक्र होके बग़ैर किसी प्रॉब्लम के आस्क फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी जो भी क्यूरी हो, जो भी एमसीक्यू पूछना चाह रहे हो, वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज दें आप, मैं भी आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। कोई आपको अपने टॉपिक सवाल पड़ा हुआ, वो सवाल आपको समझ में ना आ रहा हो, तो उस सवाल की स्नैप लेके मुझे आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं कि सर इसमें जो स्टेप नंबर ये है, इस स्टेप में मुझे ये समझ नहीं आ रही बात, तो वो स्टेप नंबर मैं आपको समझा दूंगा। तो वक्त की कमी की वजह से बेटे जो जो चीज़ें आपको करवा सकते थे उतनी चीज़ें करवा दी। अगर कोई कमी बेशी हो गई हो तो प्लीज़ आप यही कह सकते हैं आपसे कि माफ़ कर दीजिएगा। बाकी इस उम्मीद के साथ कि आपका पेपर इंशाल्लाह मैथ्स का भी बाकी पेपर्स की तरह अच्छा हो, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। तो मैंने सारी तफसील आपको बता दी है कि व्हाट्सएप पे आप वॉइस रिकॉर्डिंग, स्नैप भेज के, तस्वीर भेज के, जो भी टॉपिक में जिस जगह कोई मसला हो बेटे, आप मुझसे आराम से पूछ लीजिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटे, इंशाल्लाह ज़िंदगी नहीं तो फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।